कंस्ट्रेंट दो टाइप की होती है, वैसे रेजिस्टेंस भी दो टाइप की होती है। यहाँ भी हमने बड़ी नेचुरल टाइप लगा दी है। सीरीज के लिए फार्मूला होता है I1 = I2 = I3 = I। वोल्टेज बराबर होगा V1 + V2 + V3। R बराबर होगा R1 + R2 + R3। मैक्सिमम का रिजल्ट होगा R × N, मिनिमम का रिजल्ट होगा R / N। पैरेलल होती है मिनिमम, और पैरेलल वाले में V = V1 = V2 = V3 होता है। I में I1 + I2 + I3 = I होता है। और पैरेलल रेजिस्टेंस होती है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हैं जो बेसिक फार्मूले। अब इस पर इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात है। देखिए होगा क्या, एग्जाम में सवाल आया था कि 4 रेजिस्टर हैं, कितनी 4, सब 8 हैं, अगर सीरीज़ में लगेंगी तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सीरीज़ के लिए अगर आइडेंटिकल हो तो n को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 = 32। या अगर ये भी पूछा जाए कि भाई हमने 4 रेजिस्टर लगानी है 8 की, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये सीरीज़ में होगी। 4 8 = 32। लेकिन कल को यही 4 रेजिस्टेंस ही होती है, ठीक है, वैल्यू इनकी 8 ही है। आपको कहा जाता है इनको पैरेलल लगाना है, तो फार्मूला क्या यूज़ होगा, R/N, यानी 8/4 यानी कि 2। ओके डे, एक और बड़ी अहम बात, 8/4 2 मैंने कह दिया, ठीक है जी। कहा जाए इनका मिनिमम कम्बिनेशन लगाएं, तो मिनिमम कम्बिनेशन भी ऐसे ही होगा 8/4 2। अब देखिए जब रेजिस्टेंस इन सीरीज होती है तो करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होती है तब क्या होता है, वेल देखें तो वोल्टेज सेम है और करंट डिफरेंट है। ये तो ओरिजिनल फार्मूले में सब आपको मैजिकल ट्रिक से करवाता रहूँगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़रा भी। बड़े बड़े ख़तरनाक 12 20 सर्किट हम कैसे 1 सेकंड में कर लेंगे, वही असल में महारत होती है एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो मेरी ट्रिक्स आपको करवा देंगे। यहाँ तक नोट डाउन करें बच्चों। इज ए 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1/5 वैल्यू, मिनिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दैम इज। तो मेरे भाई हर आदमी के, एक आदमी है जिसके पास 5 रेजिस्टेंस हैं, 5 रेजिस्टेंस, हर एक की वैल्यू 1/5 मिनिमम चाहिए। मिनिमम के लिए मैंने क्या कहा था, आर को किससे डिवाइड कर देंगे, एन से। एन भी 5 ही है, 1/5 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखो मैथ्स का रूल कहता है कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि कटेंगे नहीं, क्योंकि इस साइड के नीचे भी क्या होता है 1 होता है, हो जाएगा 1/25। आंसर हो जाएगा 1/25। of 6 ohm is connected in series with another resistor of 4 ohm across a battery of 20 volt. Potential difference across 6 ohm resistor is, यानी कि देखिए एक रेजिस्टर है 6 ohm की कनेक्टेड इन सीरीज है विद बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। सबसे पहले तो देखो सीरीज किस में कनेक्ट, रेजिस्टर है सीरीज में। अच्छा जी, सीरीज में तो सीधी सादी बात है, रेजिस्टेंस का सम आ जाएगा R1 + R2 6 + 4 यानी कि 10। V = IR का फार्मूला लगाएंगे, I = V/R। 20 को 10 से डिवाइड करें 2। अब मेरे भाई जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होती है तो करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। जब पैरेलल हो तो वोल्टेज सेम होता है। तो जी करंट 2 एम्पियर है, हमें किससे पूछा है, इस वाले रेजिस्टेंस का। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ohm 3 ohm एंड 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसकी बात हो रही है, पैरेलल। जनाब ये सारा बेस इसी में, ऊपर वाला सीरीज में था, ये पैरेलल है। अक्रॉस बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है जी, 10 वोल्ट के द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm रेजिस्टर। तो बहुत प्यारा सवाल हो गया मेरे भाई। क्या कह रहे हैं कि कनेक्टेड इन पैरेलल, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बताएं 3 ohm में कितने वोल्ट होगा। तो भाई जब पैरेलल है तो वोल्टेज तो सेम रहता है। बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, 3 ohm में भी कितना रहेगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। भले 2 या 5 ohm भी पूछ ले, 10 वोल्ट ही रहता। आंसर 10 वोल्ट। 3 रेजिस्टर ऑफ 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm
आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट जनाब करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर विल बी। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम कनेक्टेड किस में है भाई, सीरीज़ में। और बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की। जब सीरीज़ में तो बड़े आराम से प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वाल मुझे एक पता है कि एक फार्मूला होता है V = I। V अगर 12 है और R 6 है तो I आसानी निकल आएगा। हाँ जी, कैसे आएगा I, 6 है ना, इधर आगे डिवाइड, तो I हो जाएगा 2 एम्पेयर एंड दिस इज योर आंसर। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, कंबाइनिंग 3 रजिस्टर ऑफ 5.5 ओम द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैक्सिमम तब आती है जब इनको सीरीज़ में रखा जाए। 3 है तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, और मिनिमम चाहिए होती तो पैरेलल में रखते हैं। 3 की तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई रेजिस्टेंस 8 और 12 टीवी है, किसमें, पैरेलल में। फिर एक और रेजिस्टेंस है 7.2 जो कि है सीरीज़ में, और वोल्टेज 6 वोल्ट है, करंट चाहिए। तो देखो इतना लंबा सवाल है, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरेलल, पैरेलल के लिए शॉर्टकट फार्मूला ये होता है, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। किन दोनों का भाई, 8 का और 12 का। अब देखो मेरी ट्रिक्स बड़ी है, मैं बायो वाले बच्चे खास तौर पर देखा। ये हो गया, हुआ कि नहीं। अब बच्चों अगर मैं इसको 2 के टेबल से काटूँ, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा कि नहीं। 8 × 6 कितना होता है, 48/10, 4.8। कुछ लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, नहीं, जब भी देखो 10 हो ना डिविजन में आसान होता है, 4.8। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, इसका पूरे का आंसर आ गया 4.8। ये 4.8 7.2 के साथ सीरीज में तो सिंपल प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 12, वोल्टेज कितना है, 6, करंट बराबर हो जाता है 6/12। 6/12 का मतलब क्या होगा, 0.5, यूनिट क्या होगा, यानी कि एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर। तो बच्चों बहुत धांसू तरीके से इसका भी आंसर आ गया। फिर कुछ बड़ी ज़बरदस्त मैजिकल ट्रिक्स करानी है, जल्दी से आता नोट डाउन करें। What potential difference is needed to charge a battery of 20 volt EMF and internal resistance of 0.1 ohm at rate of 70 ampere? तो देखो वर्ड्स को बहुत से पढ़ो। सोर्स ऑफ what potential difference is needed to charge, जनाब ये कंडीशन अच्छा V = E + R। अब कह रहे हैं नीडेड टू 20 वोल्ट EMF, यानी E20 वोल्ट EMF। ज़बरदस्त है, मैंने कहा ना इस चार्ट को ध्यान में रखें, कभी गलती नहीं होगी। करंट कहाँ है भाई, करंट 70 है। इंटरनल रेजिस्टेंस 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 720 + 727, आंसर आ गया बच्चों। तो देखो अगर ये चार्ट बताओ, बस चार्ज लोड फ़ौरन मसला हो जाएगा। यहाँ देखिए, battery of 24 volt is connected to 10 ohm load and current of 22 ampere flow. Find internal resistance of battery and its terminal voltage. दो बातों पे बहुत जोर दे रहे हैं, एक किस पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पे, और एक इसके टर्मिनल वोल्टेज पे। अब अगर गौर से वर्डिंग देखो, बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड एंड करंट ऑफ 22 एम्पेयर। लोड की बात हो रही है, ये रिलेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पूछ रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है जनाब, ये बड़ी अहम बात है। ये होता है V = IR। वेल ये हमें जो लोड दिया होता है ये कैपिटल R होता है, 10 ओम है, करंट ये 2.2 है, ठीक है, वो बुक में गलती है। 2.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 22। सो मेरे भाई ये बात ध्यान में रहे कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना, और ये मेरे पास 22 आ चुका। EMF 24 दिया है, करंट 2.2 दिया है, R चाहिए। मैथ्स के रूल के तहत 24 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 22 में से 24 माइनस करें, -2 = -2.2 R। मैथ्स के रूल के तहत ये -2 से -2.2 डिवाइड हो जाएगा।
आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9, और यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, हमेशा सॉल्व किनको करें, बड़ी वाली हो, जो तरतीब बता रहा हूँ उससे किनको सॉल्व करेंगे, दोनों बड़ी कौन सी है 16। जब इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम है, जब भी आइडेंटिकल होती हैं मैंने क्या कहा, जितनी तादाद में उतनी से डिवाइड हो जाएगी। यानी एक बार बड़ा अच्छा बता रहा हूँ, आगे हमें ऐसा करना भी है, 6 के 3 होंगे तो हम 6 को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, और 16 के 2 हैं तो हम इस 16 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 8 आ गए। अरे ये भी 8 और आगे फिर 8, दोनों सेम है, फिर किससे डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इस पूरे सर्किट का। अब एक और बताता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट, एक 9 है एक 18 पैरेलल है, ये फार्मूला होता है हमारे पास, होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। मगर अब आपको इससे भी आसान एक मैजिक सिखाता हूँ, कुछ भी ना करें, ये देखो क्या ये डबल का फ़र्क है, बिल्कुल जी डबल का फ़र्क है। डबल मतलब 9 2 18। जब भी डबल का फ़र्क हो आपको कुछ नहीं करना, बड़ी वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देना, 18 को 3 से डिवाइड करते हैं 6 आएगा आंसर। चाहे तो 9 और 18 को आप एक काम करें, यहाँ इस फार्मूले में रख के निकाल के देखें 6 यहाँ है ना बच्चों। जब फ़ायदा उठा रहे हैं हम बिल्कुल उठाएंगे, जैसे कि देखो 12 और 24 क्या डबल का फ़र्क है, जी हाँ 12 2 24 होता है, तो बड़ी वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी नोट करो। बात मैंने बताई भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देती है, कितने 6 रेजिस्टेंस और हैं भी सब 6 के, और से देखो कितने 1 2 3 6 हैं, कैसे पैरेलल। ब्लैक से क्वेश्चन लिखा है, ब्लू से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, अभी बताई थी बात, 2 आ जाएगा, इतने पार्ट का आ गया 2। अब ज़रा इसको साइड पे कर दो, 2 यहाँ देखो 6 और 6 12 हो जाएंगे, सीरीज़ में तो प्लस हो जाएंगे, 6 और 6 12, और ये नीचे 6 पैरेलल में। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, पैरेलल में जब भी डबल का फ़र्क हो बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर दो, बड़ी वैल्यू यानी कि 12, 3 से डिवाइड कर दो 4। अब देखो बड़े दिलचस्प हो गए, इससे सॉल्व करके आ गया 4, यहाँ से आया था 2 और 4 कितना होता है 6, आंसर 6 होते हैं। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया इतना बड़ा, ये तो मेरे मैजिकल ट्रिक्स हैं। अब सुनो 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 यार, जब ये इतनी सारी दीदी होती है ना और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो यूजुअली वही होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन। अब आज हमने तो खैर करके दिखा दिया आपको। अब देखो ये वाला था ना हमारा, अब इसमें इतना कुछ मिला दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, 16 16 दोनों सेम है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 8, ठीक है 8 8 दोनों सेम है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे 4, ये नहीं ये यहाँ से आ गया 4। अब ये 20 के साथ सीरीज़ में 4 और 20 को प्लस कर दो 24। चलिए ऊपर का निमट गया, अब ज़रा नीचे पे आते हैं। 9 और 18 क्या डबल का फ़र्क है, बिल्कुल है जी, 9 2 से 18 होता है, तो बड़ी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। 18/3 कितना होता है 6, 6 + 6 12। देखो ना अब काफ़ी चांस ये है कि इंटर का पेपर भी MCQs बेस है, तो सर्किट इतने लंबे तुम कैसे करते हो, देखो ये फ़ायदा हुआ मेरे पास आने का। 12 और 24 डबल का फ़र्क है, बड़ी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी, फाइनल आंसर 8। अब देखो सेकंडों में हमने सॉल्व किया, कितना बड़ा सर्किट। सो बच्चों ऐसे ही करते हैं, थैंक्स अ लॉट। बड़ी प्यारी MCQs है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ कंडक्टर, द लॉन्गर द कंडक्टर द ग्रेटर द शुड बी रेजिस्टेंस। बिल्कुल जी, जितना ज़्यादा आप लेंथ कंडक्टर की बढ़ाते हैं, लॉन्गर करते हैं कंडक्टर को, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर थिकर वायर हैव लेस रेजिस्टेंस। जी हाँ, एरिया ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। तो मेरे भाई ऑप्शन डी में इन्होंने ऑल ऑफ देम दिया है। देखो एक बात सुनो, थोड़ी बड़ी अच्छी ट्रिक बात, अगर सी वाली बात आपको नहीं भी पता, डी में ऑल ऑफ देम है और कोई वो ए एन बी का ऑप्शन नहीं है, तो लाजिम बात है सी भी ट्रू होगा, ये होगा। जैसे कि क्या कह रहे हैं, मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड अंडर द सेम कंडीशंस, वायर ऑफ डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स ये बात भी ट्रू होती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। 3 रेजिस्टेंस है 4 4 के, हैं क्या नहीं, और किस में लगी हुई है, ट्राइंगल में, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, अब
फ़ायदे की बात है कि ट्राइंगल में तभी लग सकती हैं जब ये क्या हो आइडेंटिकल। और अब हम फिर अपनी मैजिकल ट्रिक लगा लेंगे। आइडेंटिकल ट्राइंगल में जब हो तो इनका इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई किससे कर दो 2/3 से, तो आंसर 8/3। यहाँ देखिए क्या ये आइडेंटिकल है, जी हाँ है। कितनी है 3 है। 30 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2/3 से, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब की दफ़ा करंट भी पूछ रहे और वोल्टेज भी आता है। अब ये बात तो हम सबको पता है कि करंट बराबर किसके होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। 2 को किससे डिवाइड करें 20, आंसर 1/। यहाँ जो 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में प्लस हो जाएंगे, सिंपल से 3 आ जाएगा। नीचे भी ऐसा ही है, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। अब देखो ये आपस में किसमें पैरेलल में है और आपस में, और कितनी है तादाद में 2 है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब 2 है तो 3 डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से। 3 होती तो 3 से डिवाइड हो जाता, 4 होती तो 4 से। अब यहाँ तक तो सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब ये एक और बाकी है जो लिखा है सीरीज प्लस सीरीज में होती है प्लस हो जाता है। बायो वाले खास तौर पर देखा जैसे हम लेते हैं देखो 2 से मल्टीप्लाई 5 2r प्लस 3r 5r अपॉन का 2 चाहिए। फाइनल आंसर आ गया 5r अपॉन 2। देख लें एक दफ़ा इक्विवेलेंट होंगी, आइडेंटिकल होंगी। जब ट्राइंगल में होंगी तो लाजिम बात है आइडेंटिकल ही होंगी। इक्विवेलेंट इनका कैसे निकलेगा 2/3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ भी ये 2/3 से क्या 20 आ गया, लेकिन चूँकि यहाँ पे करंट भी पूछा था तो 2/20 ये बन रहा है। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में सिंपल 3R होगा, तीनों सीरीज में 3R होगा। 3R को 2 से डिवाइड करना है 3R अपॉन, फिर प्लस आ रहा है 5R अपॉन। कहीं अगर इंटर की तैयारी में कोई मसला रह भी गया ना, इंटर हो चाहे लेवल हो, तो देखो वो सारा यहाँ कवर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। कुछ बड़े अच्छे मैजिकल फार्मूले देखिए, रेजिस्टेंस और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो रेजिस्टेंस करंट को मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज आ जाएगा। पावर और करंट से वोल्टेज निकालना हो तो पावर को करंट से डिवाइड करते हैं वोल्टेज आ जाएगा। पावर और रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना हो तो पावर और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लें, वोल्टेज आ जाएगा। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आ सकती है कि जी वोल्टेज किसके बराबर होता है, आर आई के, ऑप्शन बी ओ पी अपॉन आई, ऑप्शन सी ओ स्क्वायर रूट पी आर, तो जी ऑल ऑफ देम। और ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, पी आर दे करके वोल्टेज निकालना है, पी आई दे के वोल्टेज निकालना। ये तीनों फार्मूलों से हमें वोल्टेज निकलता है। अब आए उन 3 फार्मूलों की बात कर लें जिनसे रेजिस्टेंस निकलती है। ये बड़ी ऑसम ट्रिक है बच्चों, रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट पावर सब याद हो जाता है एक ही ट्रिक से, एक ही टेबल से। वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर रेजिस्टेंस, पावर अपॉन करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मामला, याद रखें। ठीक है जी, ये सब रेजिस्टर निकालने के लिए। ओके जी, अगर पावर चाहिए वोल्टेज के स्क्वायर को या तो आर से डिवाइड कर दें, या रेजिस्टेंस को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, हर सूरत में पावर आ जाएगी। ओके, अगर करंट चाहिए पावर रेजिस्टेंस वोल्टेज से तो पावर को रेजिस्टेंस डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लें, करंट आ जाएगा। पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा। ऐसी और ट्रिक सीखनी है तो बच्चों हमारी ऑनलाइन क्लासें होती हैं और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0321271665 चैप्टर चल रहा था। ठीक है जी, पहली बात तो ये समझ लें कि एप्टीट्यूड टेस्ट में सब कुछ ही करना होता है। क्या आपका सेकेंड ईयर हो गया, क्या ए लेवल हो गया, आखान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल एग्ज़ाम होते हैं सेट, उनसे भी आ सकता है। अब सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड ऑल 4 पार्ट आर बाउंडेड टुगेदर साइड बाय साइड। रेजिस्टेंस ऑफ बंडल आर, तो देखो एक वायर है आर, ठीक है, उसको 4 इक्वल पार्ट में काट दिया, r/4 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 r/4। और क्या कह रहे हैं, एंड ऑल द पार्ट्स आर बाउंडेड टुगेदर साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब पैरेलल के लिए ट्रिक बता चुका हूँ, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो n से डिवाइड कर देते हैं। ऑलरेडी ये वैल्यू है क्या r/4,
जब 4 हिस्सों में काटा तो क्या होगा r/4, इसको मजीद 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर r/16। फाइनल आंसर इज r/16। जो इस तरह यह कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है इंटर में तो आपको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट है और बड़ा मज़े की चीज़ होती है ये चीज़, बहुत मज़ेदार पढ़ाई होती है। आप इंटर की निस्बत यहाँ बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ता है और इंटर अब आपके लिए बच्चों वाला हो चुका है। देखो ये एक सर्कल होता है तो इसका क्या कहलाता है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है रेडियस। सिर्फ ये बताने के लिए कि रेडियस और डायमीटर होते क्या है। वेल एक बात तो हमने आज आपको बताई थी कि जो नई रेजिस्टेंस होती है वो L² टाइम ज़्यादा होती है पुराने रेजिस्टेंस से। अब रेडियस से क्या रिलेशन होगी, तो रेडियस के इन्वर्सली r की पावर 4 से होती है। जो रिलेशन रेडियस से होती है वही डायमीटर के सबसे होती है। यानी अगर रेडियस r था और वो 2r हो जाए तो रेजिस्टेंस r से कितनी हो चाहिए, हाँ चाहिए बड़ा सा ने इस स्मॉल r की जगह 2 रख देंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। दिस रिजल्ट इज r/16। बायो वाले देखो 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4 256, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में आती है। ओके डियर, बहुत प्यारा सवाल बन गया था ये। तो कल को सवाल होता कि जी रेजिस्टेंस R है और डायमीटर D है, ठीक है, डायमीटर 3 टाइम बढ़ गया, तो मैंने कहा था रेडियस और डायमीटर वो सेम रिलेशन है, यानी पावर 4 वो भी इनवर्स। तो 3 की पावर 4 अभी तो बताए कितनी होती है 81, तो रेजिस्टेंस क्या होगी 81 टाइम बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है क्या नहीं बच्चों। अब वो ये भी कर सकते हैं कि आर की कोई वैल्यू दे देते हैं कि भाई रेजिस्टेंस 16 है, ठीक, शुरू में रेडियस हमने डबल कर दिया तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी जी 16 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं कुछ। इनिशियल रेजिस्टेंस कहते हैं 810 थे, 810 डायमीटर 3 टाइम बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगी 810 को 81 से डिवाइड कर दें, क्या रह जाएगी, बहुत लश हो गया, बहुत आसान। तो यार ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आए हैं पेपर में। अब जैसे कि एक पेपर में आया था डॉटेड इसमें इनिशियल रेजिस्टेंस उन्होंने कहा थी 5 और रेडियस जो है वो अब की दफ़ा हाफ हो गया, डबल नहीं हुआ हाफ हो गया। तो ये थोड़ा और से देखो रिलेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब टॉयज हुआ था तो 2 की पावर 4 हमारा 1/16 हो गया था, लेकिन अब हाफ हो रहे हैं तो क्या होगा देखो अगर और से सोचो, बायो वालों के लिए इसलिए समझा रहा हूँ, लिखने वाले तो फौरन पढ़ लेते हैं जी 2 की पावर 4 यानी 16 टाइम बढ़ जाएगी। सो डेयर इनिशियल रेजिस्टेंस अगर 5 थी तो क्या हो जाएगी 16 5 यानी 80 ओम्स, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, इस चीज़ पे भी आएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के पे रेजिस्टेंस 2 मीटर था 1 मीटर हो गया, 2 मीटर से 1 मीटर हो निकल, अब क्या है कि हाफ हो गया। जब हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस कितना टाइम बढ़ेगी 16 टाइम बढ़ेगी। तो इसको तो जब आप करोगे सवाल को घर पे वीडियो मौजूद है 3 बार 4 बार इस टाइप के क्वेश्चन, अगर मैं किसी पे ज़्यादा जोड़ दूँ तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और अगर आप MCAT वाले हो तो कैलकुलेशन के लिए इन्हीं क्वेश्चन को बार बार देख लो। एक और करवा देते हैं, रेजिस्टेंस शुरू में 2 थी और डायमीटर जो है वो 3 टाइम्स कम हो गया। कितने टाइम्स कम हुआ 3 टाइम्स। सो 3 की पावर 4 81 होती है। अगर देखो 3 टाइम बढ़ता तो 81 टाइम कम होती, लेकिन 3 टाइम कम हो रहा है तो अब 81 टाइम बढ़ जाएगी 62, 81 को 2 मल्टीप्लाई कर दो 160। और वो ऐसे भी सकते कि भाई डायमीटर 30 था अब 10 रह गया, 30 से 10 होने का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स कम हुआ, घुमा के तो कैसे भी दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये अगर औसम कॉन्सेप्ट में निकल रहा तो इंशाल्लाह
FT तो कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए। लेंथ और रेडियस अगर दोनों चेंज हो तब रेजिस्टेंस की रिलेशन क्या होगी? देखो ये L/r²r, मतलब समझोगे किसी की रेजिस्टेंस बढ़ गई 5, लेंथ बढ़ गई 5 टाइम, रेडियस बढ़ गया 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? तो वैन ऊपर L है 5 लिखो, नीचे R का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 5/4। और बड़ा प्यारा सवाल आया था, उसमें इन्होंने दिया था कि लेंथ बढ़ी है 18 टाइम, रेडियस बढ़ा है 3 टाइम्स। सो यहाँ देखो लेंथ की जगह 2r 18, नीचे 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 18/9। अब ये भी तो कर सकते थे कि इनिशियल रेजिस्टेंस 5 है, हमने लेंथ 18 टाइम बढ़ाई, रेडियस 3 टाइम बढ़ाया, तो नई रेजिस्टेंस क्या हो गई 5 2 सा 10 हो जाएगा। कौन सा मुश्किल काम? अगर कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हैं तो हम बैंड बजा दोगे हर सवाल का, वरना अपना बच जाएगा। कॉन्सेप्ट की मार मारो क्वेश्चंस को। एक बार सवाल आया था, लेंथ बढ़ गई 3 टाइम्स, ठीक है जी, L से 3 हो गई, और रेडियस बजाय बढ़ने के हाफ हो गया, अब क्या होगा? ठीक है, और से देखिए, लेंथ बढ़ी 3 टाइम्स, रेडियस हाफ का भी स्क्वायर, वेल हाफ का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 4 12, कितना टाइम बढ़ जाएगी? 12, यानी यार 5 है तो 12 5 60 हो जाएगी, 3 3 12 3 36 हो जाएगी मेरे भाई। तो बहुत आएंगे इक्वेशन में, ठीक है। Carrying current of 1 ampere is drawn from battery for 1 second. How much charge flow through circuit in this time? Find also the number of electron flowing during this time. आपकी बुक में भी इससे मिलता जुलता एक सवाल है, और पास पेपर में तो बहुत आएंगे क्वेश्चन। साम मेडिकल इंजीनियरिंग हिस्ट्री में Q=IT, ये हमारे पास फार्मूला होता है, IB1 TB1, 1 1 सा 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होता है Q/E, Q को E से डिवाइड कर दें। सो मेरे भाई Q आपका 1 है, E जो है 1.6 × 10⁻⁹ ये ऊपर जाके +19। अब देखो ये कैलकुलेशन हमेशा ये ले याद रख लो कि जब करंट 1 एम्पेयर और टाइम 1 सेकेंड है तो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे 6.25 × 10⁻18, क्योंकि आगे हमें इसे शॉर्टकट के तौर पे यूज़ करते हैं। शॉर्टकट फार्मूला क्या बन जाएगा, n = 6.25 × 10⁻18 IT। I से मुराद करंट, T से मुराद टाइम। करंट जैसे कि 10 एम्पेयर आएगी या 10 रखते हो, 2 मिनट है, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो 120, T या 120 पुट कर दो, और बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सवाल होते हैं ना आवे ही आवे, तो इस पर लिख लीजिएगा आवे ही आवे, बहुत न्यूमेरिकल आएंगे। कभी करंट 4 एम्पेयर कर देंगे, टाइम 1 मिनट कर देंगे, ये रिजल्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻² ओम। The resistivity of copper is, कुछ रेजिस्टिविटी चाहिए कॉपर की, रेजिस्टेंस कितनी है 2 × 10⁻²। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो कि है, डॉ के टेस्ट में आया था सवाल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, एरिया बढ़ेगा तो कम हो जाएगी। मैथ्स का रूल है, प्रोपोर्शनल का निशान हटता है इक्वल टू और कांस्टेंट आता है। ये रॉ रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ, और एरिया खुद लेंथ स्क्वायर भी होता है। तो ये भी कह लो कभी खाली रेजिस्टेंस और लेंथ दी हुई हो तो रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तभी हमारे पास क्या कहती है रेजिस्टिविटी। डायमेंशन के हवाले से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। अब वेल यहाँ जो सिचुएशन दी हुई है तो इन्होंने रेजिस्टिविटी निकालने को कह रहे हैं। रेजिस्टेंस की जगह में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूँगा, एरिया कितना दिया है 1.7 × 10⁻⁶। कैलकुलेशन की टेंशन ना लिया करें, जहाँ ज़रूरत होती है भाई हम बता देते हैं। और लेंथ दी हुई है 2 मीटर, कुछ कटता हुआ दिख रहा है, चीज़ साफ दिख रहा है, ये 2 कट जाएगा। 1.7 वैसे आया, 10⁻² -6 का मतलब क्या है 10⁻⁻⁶
-8। तो रेजिस्टिविटी आ गई। अब यूनिट क्या होता है इसका? देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, लेंथ था मीटर, तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। किसकी बात हो रही है? रेजिस्टिविटी, यूनिट होगा ओम मीटर। देखिए करंट की डेफिनेशन बेसिकली एक कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट या जिसको रेल करंट कहते हैं, और एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट। अब ये एमसीक्यू में कैसे आता है वो भी बताता हूँ, पहले देख लें। एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर इज ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। The electron always drift from lower potential negative terminal of battery to a higher potential opposite to electric field. This current is called electronic current। यानी जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पे इलेक्ट्रॉन जाते हो तो ये करंट क्या कहलाता है? रेल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपको दे देंगे कि भाई लोअर से हायर की तरफ पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो करंट क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक करंट, ऑप्शन बी रेल करंट, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दैम। तो आंसर ऑल ऑफ दैम हो जाएगा। कन्वेंशनल करंट की बात देखें, करंट विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल टू अ लोअर नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में जो फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। सो डेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कल इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। प्यारा सा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज x इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यार एक बात याद रखो, पैरेलल और सीरीज का रेशो हमेशा होगा 1:n²। अब पैरेलल की रेजिस्टेंस एस है तो इसकी n² x हो जाएगी। अब कल तो वो ये भी दे सकते हैं कि चीज़ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो सीधी सादी बात है n की जगह 5 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 30। ऐसे भी करके आ सकता है सब, ठीक है जी। डाउट के टेस्ट में ऐसे आया था ये न्यूमेरिकल में, और नम्स के टेस्ट में इस तरह आया था। और ये भी कर सकते हैं कि x की कोई वैल्यू दे दें कि इनिशियल रेजिस्टेंस 4 थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेंगे, जब वो सीरीज़ में लगेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो बहुत आसान है, 25 को मल्टीप्लाई किससे कर दें? 4 से। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक, कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है, इसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से, तो इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है करंट डिवाइड बाय एन। एन से मुराद चार्ज डेंसिटी, ए से मुराद एरिया, ई से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब देखें इसमें से जो ये 5 से 12 में बहुत बड़े सवाल, न्यूमेरिकल में वैल्यू आगे पीछे कर देंगे, बाकी तो ये करंट दिया है 5 एम्पीयर, चलिए जी हमने लिख दिया। चार्ज डेंसिटी कह रहे करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू अ मेटालिक वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। चलिए जी एरिया की जगह मैंने लिख दिया 4 × 10⁻⁻6। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता होता है, ये सबको यार 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ओके एरिया हो गया। चार्ज डेंसिटी हाँ जी क्या होगी? dVn होना है, बिल्कुल dVn। इफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन द वायर इज 5 × 10⁻26। सो जनाब अब इसको सॉल्व करना है। अब एक बड़ी ख़ास बात याद रखो, एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑप्शन की बड़ी अहमियत होती है। ऑप्शन दिया है 1/7, 1/11, 1/31 और 1/64। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखो न्यूमेरिकल में खासतौर पर, पता चला आप इसको डिवाइड करने बैठ गए, बहुत टाइम लग गया, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। अरे आपके बंदे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। और यही तो बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। अब यही तरकीबें हैं जो मैं बताता हूँ, मैं टाइम कैसे बचाना है। अब देखो कुछ कट रहा है जी, ये 5 कट 10⁻26 है, इसमें से 6 माइनस कर दो, कितनी बचेगी? 10⁻20। ऊपर बोलना यहाँ बच गई 10⁻20 इंटू 4 10⁻⁻19। कहाँ से है? 26 - 6 है, ये 4 है, ये 1.6 है, इनको भी मैंने नहीं छेड़ा, 5 कट गया। 20 और -19 10 बचेगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करो 16 को 4 से 1/64। कोई है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है जी।
अब अगर आप लोग ऑप्शन में देखे होते हैं क्या करते हैं, 1 को 64 से डिवाइड करने बैठ जाते हैं भाई। अल्लाह के बंदो, एप्टीट्यूड टेस्ट हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क है। हाउ जीनियस यू आर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। बड़ा अच्छा सवाल है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है व्हेन ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल इज टू स्मॉल जनाब फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन, टू और मोर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ईएमएफ सिंगल सेल का बहुत स्मॉल होता है तो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा को हम कनेक्टेड करते हैं सीरीज़ में। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर इसके बाद है ईएमएफ ऑफ दिस सेट इज सम ऑफ ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। हाँ जी, ई सीरीज दी हुई है इन्होंने E1 + E2 EN और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके जी, R सीरीज इक्वल टू R1 + R2 + R3 + Rn। अब बच्चों इसके बाद एक स्टेटमेंट CA D और E में है ऑल ऑफ अबव। अब देखो थोड़ी सी अकल यूज़ करो, एग्जाम में टाइम कैसे बचाते हैं। कोई बोल दे इन बी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद E में ऑल ऑफ देम है, A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, तो C D पढ़ने की एग्जाम वाले दिन ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, वो भी करेक्ट होगी, आंसर ऑल ऑफ देम होगा। लेकिन चूंकि अभी एग्जाम नहीं है इसलिए पढ़ लीजिए। Lead acid cell in series is an arrangement to make a 12-volt battery of a car। तो जो लेड एसिड सेल्स होते हैं सीरीज़ में, वो अरेंजमेंट क्यों यूज़ होती है, टू मेक 12-volt बैटरी ऑफ अ कार। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। अब देखिए अभी तो हम सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह स्टडी करेंगे। जैसा कि कह रहे हैं लेड एसिड सेल इन सीरीज इज़ एन अरेंजमेंट टू मेक अ 12-volt बैटरी। ये एग्जाम में ऐसे भी आती है MCQs कि जो लेड एसिड सेल है वो कितने वोल्ट की बैटरी बनाता है कार में, तो 12 वोल्ट की बनाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद है व्हेन ईएमएफ ऑफ सेल इज सफिशिएंट बट इट्स कैपेसिटी इज टू स्मॉल और मोर बैटरीज और सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव वन मोर करंट, द टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट डिलीवर फॉर द इंडिविजुअल बैटरी और सेल। तो जी ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ 0.35 एम्पेयर करंट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। व्हाट इज पावर रेटिंग ऑफ द कैलकुलेटर। तो पावर क्या होती है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। वोल्टेज 6 वोल्ट है, करंट 0.35 एम्पेयर है, मल्टीप्लाई करने आंसर आ जाएगा 2.1। नीचे देखें क्वेश्चन, 12 ohm resistor is connected in series with parallel combination of 10 resistors each of 200 ohm. What is net resistance of the circuit? देखो 12 ओम की रेजिस्टर कनेक्ट कर रही है 10 रेजिस्टर से, जिनमें से हर एक की वैल्यू 200 है, लेकिन ये आपस में किससे पैरेलल, यानी ऐसे ऐसे करके 10 होंगे पैरेलल। तो पैरेलल के लिए तो ट्रिक बताई हुई है, जितने उतनों से डिवाइड करना। 200 वाले 10 हैं, 200 को 10 से डिवाइड कर दो 20 आ जाएगा। ये 12 इसके साथ सीरीज में प्लस कर दो 32 इज योर आंसर। और ये फार्मूलों की पूरी मैंने एक अलग से वीडियो बताई थी, पावर की, वोल्टेज। बहुत प्यारा सवाल है, थर्मोकपल इज कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम। वन जंक्शन इज इमर्स्ड इन वाटर एट 373 Kelvin एंड अदर in ice at 273 Kelvin. EMF of thermocouple is 90 microvolt for each 1 Kelvin difference in temperature between injunctions, and thermocouple resistance is 6 ohm. What current will show in galvanometer? देखिए DUHSO, NUST हो, NUMS हो, यही सेम क्वेश्चन उठाए इन्होंने A लेवल फिजिक्स की बुक से, हर जगह। देखो सबसे पहले बात तो इसमें जो हम चेक करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, 373 और 273 का डिफरेंस होता है 100 केल्विन। और थर्मोकपल में ईएमएफ याद रखो हमेशा कैसे मिलता है, जो भी थर्मोकपल का वोल्टेज होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस से। एक्चुअल ईएमएफ इस तरह निकलता है। तो बात हो रही है थर्मोकपल की, तो 100 को मल्टीप्लाई करो 90 माइक्रोवोल्ट से, हो गया 9000 माइक्रोवोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखें जी, एक रेजिस्टेंस 30 है, एक 6, 30 और 6 को प्लस करते हैं 36 ओम।
आई ज़ाहिर है वी अपॉन आर मशहूर है जाना फार्मूला। 9000 को 36 से डिवाइड करें 250 माइक्रो एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा 250 माइक्रो एम्पियर। बहुत सारे पास पेपर में सवालात ए लेवल की बुक से उठा के देते हैं, जैसे कि जनरेटेड produces 100 kilowatt of power at a potential difference of 10 kilowatt. The power is transmitted through cable of total resistance 5 ohm. Power dissipated मालूम करना है। तो देखो पहले तो आई आ जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज से। पावर दी हुई है 100 किलोवाट, तो ज़ाहिर है 100 को 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वोल्टेज भी कितना दिया है 10 किलोवाट, इसको 10 इंटू 10 की पावर 3, 10 की 3 कैंसिल, 100 अपॉन 10 किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। और पावर डिसिपेटेड P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। आई 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 5 ज़ा 500। सो आंसर इज़ 500 वाट, 500 वाट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारा सवाल है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू डबल देन रेजिस्टेंस। देखिए ये बहुत अहम ट्रिक है मेरी। आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर आर के। अब देखिए लेंथ डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल ऐसे भी आ चुका था कि लेंथ हमने 5 से 20 की, 5 से 20 करने का मतलब है कि 4 टाइम्स कर दी। और अगर लेंथ 4 टाइम करी है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगी भाई 4 का स्क्वायर 16 टाइम। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फ़र्ज़ करें लेंथ 3 से 9 हो गई, 3 से 9 होने का मतलब क्या है, यानी कि L से 3 L बाई 3 टाइम बढ़ गई ना, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। बहुत प्यारा सवाल है। एक और ऐसे ही प्यारा सवाल है, सर्टेन एक्सरे टेबल रिक्वायर अ करंट ऑफ 7 मिली एम्पेयर एट अ वोल्टेज ऑफ 80 किलो वोल्ट, द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन वॉट इज। 7 मिली एम्पेयर करंट है, वोल्टेज 80 वॉट है और पावर पूछ रहे हैं। तो वेल पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज 80 किलो, किलो का मतलब है 10 की पावर 3, और करंट मिली एम्पेयर में दिया है, मिली का मतलब होता है 7 इंटू 10 की पावर -3। ये देखें मेरे भाई 7 मिली एम्पेयर और 80 किलो वॉट। तो यार ये 10 की पावर +3 और -3 तो आपस में लड़के मर जाएंगे। 87 सा कितना होता है 560, तो आंसर हो जाएगा 560। वेरी बड़ा अहम टॉपिक है कि करंट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो एक करंट के होते हैं हीटिंग इफेक्ट, जैसे कि हीटर है करंट का हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक आयरन है करंट का हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक लैम्प हो गए, फ्यूजेस हो गए। देखो ना हीटर सर्दी में हीटर चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक आयरन बोले तो इस्त्री, इलेक्ट्रिक लैम्प, ये सब हीटिंग इफेक्ट हो गए। केमिकल इफेक्ट बैटरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये एमसीक्यूज के तौर पे बहुत आता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट मीटर्स, फैंस, रिलेज, इलेक्ट्रिक बेल्स ना, इनकी जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल चल सकती है, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये सारे क्या हो गए मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेयर ये भी, जो बहुत ही बज़ाहिर टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन हम अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या कह रहे हैं सही, जो ब्लैक से लिखा है समझ 3 ओम 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल, फिर एक 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। 3 ओम रेजिस्टेंस का करंट दिया हुआ है 0.8 एम्पियर, कितना 0.8 एम्पियर, और 4 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज पूछा। तब ये कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिनमें से एक बड़ा मशहूर फार्मूला है ओम्स लॉ, V इक्वल टू I। वेल अगर देखो तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से 2.4। अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यहाँ वोल्टेज 2.4 है तो यहाँ भी कितना होगा 2.4 ही होगा। 2.4 को डिवाइड किससे कर दो 6 से, 0.4 आ जाएगा। ये क्या गया करंट, ऊपर वाले का करंट 0.8 एम्पेयर था, नीचे वाले का 0.4 एम्पेयर। पैरेलल में करंट क्या होता है एडअप हो जाता है, होता है कि नहीं 1.2 एम्पेयर। अब 1.2 एम्पेयर करंट इसका है, ये इसके साथ किस में सीरीज में, सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है करंट सेम रहता है। इसका करंट भी कितना होगा 1.2 ही होगा। तो 4 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चों ऑसम हो गया, मज़ेदार हो गया, नो डाउट।
बड़ा अच्छा सवाल है. इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आर नॉट and at higher temperature is T degree centigrade, it is RT. यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है और T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस आर टी है. तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू डेल आर. चलो भाई ये बात भी समझ में आ गई. आगे क्या कह रहे हैं? फॉर अ चेंज इन टेम्परेचर T नॉट माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू डेल टी. चले जी. देन द कॉन्स्टेंट एल्फा नोन हैज temperature coefficient of resistance और of resistivity is equal to. ऑप्शन ए है आर टी माइनस आर नॉट डेल टी और यही करेक्ट आंसर है बच्चों. फिर ऑप्शन बी में दिया था आर टी प्लस आर नॉट माइनस डेल टी. देखो उसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. आर टी और आर नॉट की वो वैल्यू दे देंगे रेजिस्टेंस की, डेल टी की वैल्यू दे करके अल्फा निकालने को आ जाएगा. वैसे यूजुअली तो इसमें ज़्यादातर ये होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में कि अल्फा की वैल्यू दी गई होती है, उसकी मदद से हमें डेल टी निकालना होता है. तो ये ऑप्शन थे सी और डी. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई? ए. बड़ी धुआंधार एमसीक्यूज. इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट आखिर कौन सी है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एटम्स सिटिंग ऑन देयर साइड्स इन मेटल स्टार्ट vibrating more violently about their mean position due to increase in temperature. So भाई बिल्कुल बात सही है, 100% सही है. स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गई. अब कुछ बच्चे ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ई में लिखा है ऑल ऑफ दिस. चाहे ऐसे ऑप्शन हो के बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दिस वगैरह, तो ऐसा मत करें. अगर ऑल ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है और आपको लग रहा है पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो भाई आप आगे बढ़ सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट कहला रही है दिस इंक्रीज हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद दैम. ओके जी. विच अल्टीमेटली इफेक्ट्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज. ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं आगे समझाऊंगा, बहुत डिटेल में होती क्या है. तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसको ऐसे कहते हैं. तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी सही है. अब देखो एक स्टेटमेंट सी भी है, एक स्टेटमेंट डी भी है. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में स्मार्ट वर्क चाहिए होता है हार्ड वर्क से ज़्यादा. मैं होऊंगा पेपर में सी और डी पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर ए करेक्ट है बी करेक्ट है और बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है ऑल ऑफ दीज का, तो इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ दीज होगा. सी और डी की तरफ मैं देखूंगा तक नहीं. ठीक है, और ऑल ऑफ देम पे करेक्ट मार्क्स. वैसे आप पढ़ लेते हैं सी, क्योंकि मैं तो आपको तैयारी करा रहा हूँ. विथ राइजिंग टेम्परेचर डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट और इन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज. अब देखो ये इतनी जब लंबी स्टेटमेंट की एमसीक्यूज आती है मेरी, तो मेरे भाई पहले इसको आप क्या करा करो, एक जगह लिख लिया करो इसको और फिर समझो. उसमें ना कॉपी पेपर लिख लो, सीधी साधी बात है. इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ विच, एक ये भेजी थी मैंने, अल्टीमेटली इफेक्ट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वोल्टेज. और अब बता रहे हैं विद राइजिंग टेम्परेचर द डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल करंट और द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज. बिल्कुल सही है. और डी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिकल करंट डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो चीज़ का आंसर ऑफ कोर्स क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज. टॉपिक चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसकी एक एक एमसीक्यूज, चाहे वो थ्योरेटिकल हो न्यूमेरिकल हो, सारी हम कर किसी भी एम के टिकट में आए पोस्टमार्टम करते हुए चलना है. बैटरी इज मेड अप ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोड्स. ओके जी. फॉर प्रोटेक्शन ऑफ EMF एंड हेंस व्हेन दिस करंट फ्लो the battery it encounters some resistance by electrolyte present between the two electrolyte. This resistance is known as dash of battery. यानी कि यार जब बैटरी मेल्ट हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गई. इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन EMF हो रहा है तो करंट भी है, ठीक है जी. तो इट इनकाउंटर सम रेजिस्टेंस. अच्छा जी. बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेजेंट बिटवीन इट टू इलेक्ट्रोड. तो ये रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? क्या इसको रेजिस्टेंस कहते हैं?
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल रेजिस्टेंस।